जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अभी के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल लोगों के मन में यही चल रहा है कि व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 2 months। देखिए, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि एटलीस्ट जेईई तो हो ही रहा है, बाकी एग्जाम कोई हो या ना हो, और अगर होंगी भी तो भी जेईई के बाद ही होगी डेफिनेटली। तो हमारे पास अब लगभग बचे हैं दो महीने के अराउंड। तो हमें ये तैयार करना है कि व्हाट शुड बी अ स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 2 months। इसलिए 10Q चैलेंज आप लोगों के लिए लेकर आया है एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसी मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी जिससे आप डायनेमिकली इंप्रूव होते रहेंगे। और सच बताऊं आपको, बेस्ट पार्ट क्या है स्ट्रैटेजी का, ये स्ट्रैटेजी एग्जाम डेट इंडिपेंडेंट है, एग्जाम टाइम रिमेनिंग इंडिपेंडेंट है। ये एक मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी है जिसको हम आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी स्पिरिट को हाई रखें और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे ध्यान दें। अब मुद्दा ये है कि आज तक किसी ने भी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करी है कि आप उन लोगों से कोई भी सजेशन ले लो। जहाँ देखो लोग सिचुएशन पे रो रहे हैं बट कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा है। तो 10Q चैलेंज का हमेशा से ही मानना रहा है कि हमें बिट्स एडमिनिस्ट्रेशन पे ट्रस्ट करना चाहिए, इधर उधर के स्पेकुलेशंस प्रेडिक्शंस पे ध्यान नहीं लगाना चाहिए। बिट्स एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा स्टूडेंट की हर प्रॉब्लम को अच्छे से जानता है और वो जो भी सॉल्यूशन लेके आएगा वो स्टूडेंट्स के फेवर में ही रहेगा। देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने इसको स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम में ब्रेक करके रखा है। तो इसकी पहली स्टेप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये है कि हमें ये एनालाइज करना है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कैलकुलेटर। आप लोग भी ये रिलेट करेंगे कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि क्रोम पे 10-10 टैब खुले होते हैं, फिर भी आपको ये आइडिया नहीं लग पाता है कि कहां से शुरू करें, कौन से टैब से पढ़ाई करें, क्या रह गया है, और उस चक्कर में पैनिक होता रहता है और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक एक्सेल शीट की लिंक दे रखी है, उसमें सारे चैप्टर्स लिस्टेड हैं। जितने भी 11th-12th में चैप्टर्स हैं हमारे, वो सारे लिस्टेड हैं। आपको उन चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, एक एक करके। अब आगे कैसे डिवाइड करना है ये आपको हर्षल बताएगा। तो 3 कैटेगरी कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट कम्स स्ट्रॉन्ग चैप्टर। तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर वो चैप्टर्स हैं जिनकी आपकी थ्योरी कंप्लीटेड है, आप सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा चुके हैं। एंड थर्ड कंडीशन है कि आपने अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं उसमें 75% से ज़्यादा टाइम आपसे वो क्वेश्चंस बन जाते हैं। नाउ सेकंड कम्स मीडियम कैटेगरी। तो मीडियम कैटेगरी में वो चैप्टर्स हम लेंगे जिनकी थ्योरी तो कंप्लीटेड है बट आपने अभी तक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे उसके। और तीसरी चीज़ कि जो मॉक टेस्ट जब आप देते हैं तो उन क्वेश्चंस में आपको डिफ़िकल्टी फेस होती है। मतलब अगर इजी लेवल के क्वेश्चंस आ जाए तब तो आपसे बन जाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन का लेवल ज़रा सा भी बढ़ा तो आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द वीक कैटेगरी। तो वीक कैटेगरी में वो क्वेश्चंस है जिनकी थ्योरी आपकी अभी ढंग से हुई नहीं है, मतलब प्रिपेयर अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। तो फिर क्वेश्चंस तो दूर की ही बात रही, क्योंकि आपकी थ्योरी अभी अच्छे से नहीं हुई है। तो इन सारे चैप्टर्स को हम वीक कैटेगरी में डालेंगे। जैसा कि हर्षल ने आप लोगों को समझाया कि हमारे पास सारे जितने चैप्टर्स हैं उनको हमको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, जो कि है स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक। अब देखिए, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई गूगल ड्राइव से एक्सेल शीट डाउनलोड करेंगे, आपके पास सारी चैप्टर्स की 11th-12th में जो है उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो हमारे पास फिजिक्स में है, देखिए 20 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में हमारे पास 33 चैप्टर्स हैं और मैथ्स में हमारे पास हैं 23 चैप्टर्स। तो अब देखिए, सारे चैप्टर्स में से आपको 5 मिनट निकाल के ये एनालाइज करना है कि आपके फिजिक्स में कितने स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री में कितने स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स में कितने स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री में मीडियम कितने हैं, फिजिक्स में मीडियम कितने हैं, मैथ्स में मीडियम कितने हैं, सिमिलर फॉर वीक ऑल्सो। अब जब आप ये एनालाइज कर लें कि आपके स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक चैप्टर कौन से हैं, जिनकी डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, आपको राइट तरफ आना है और हमने स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कैलकुलेटर का एक फंक्शन बना के रखा है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस फिजिक्स के स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स डालने हैं, फिजिक्स के मीडियम, फिजिक्स के वीक, सिमिलर फॉर केमिस्ट्री एंड मैथ्स। आपको ये इंश्योर करना है कि टोटल चैप्टर्स आपके हमेशा 20, 33 और 23 रहें। अब जैसे ही आप ये डेटा इनपुट कर देंगे, आपके पास एक SPI वैल्यू निकल के आ जाएगी और यही SPI वैल्यू हमें मदद करेगी हमारी आगे की प्रिपरेशन के लिए।
तो आप जल्दी से एसपीआई वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और अगले क्लिप में देखिए कि एसपीआई वैल्यू से कैसे आपको आगे के लिए प्रिपेयर करना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है। अब एटलीस्ट ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आपको पता है कि आप कहाँ लायक करते हैं। तो अब ये जो स्कोर है, इससे आपको आगे की प्रिपरेशन कैसे करनी है और ये स्कोर बहुत डायनामिकली आपकी मदद करेगा, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो जिनका स्कोर 7.5 से 10 के बीच आया है, उनको एटलीस्ट वीक में 4 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, जेई प्लस बिटसेट दोनों के। देन जिनका स्कोर 5 to 7.5 के बीच आया है, उनको वीक में 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। एंड जिनका स्कोर 0 से 5 के बीच लाया करता है, उनको वीक में 1 ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। इसके साथ साथ सभी लोगों को स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के सिर्फ आर्काइव्स प्रैक्टिस करने हैं। देन मीडियम चैप्टर के कोई भी अच्छी बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और वीक चैप्टर्स की थ्योरी कंप्लीट कीजिए। तो अब हर वीक के एंड में आपको ये एक्सरसाइज रिपीट करनी होगी और अपना स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिकैलकुलेट करना होगा, क्योंकि आपके कुछ चैप्टर्स अब वीक से मीडियम में जा चुके होंगे और कुछ चैप्टर मीडियम से स्ट्रॉन्ग में जा चुके होंगे। तो ऑब्वियसली आपका स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स इम्प्रूव हुआ होगा। तो देखा आपने कि ये प्रोसेस कितनी डायनामिक है, और सबसे अच्छी बात है कि ये एग्ज़ाम डेट से एकदम इंडिपेंडेंट है। तो आपको बस ये मेहनत करनी है कि हर हफ्ते अपना स्कोर इम्प्रूव करते रहना है। अब बात ये आती है कि हमें ये पता करना है कि कौन सी बुक्स को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने मीडियम चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग में लेके आ सके और वीक चैप्टर्स को मीडियम में लेके आ सके। तो देखिए, पहली स्टेप जो है मीडियम से स्ट्रॉन्ग लाने के लिए, कोई भी ऐसी बुक जिसमें पास्ट 20 ईयर के आर्काइव क्वेश्चंस होंगे वो आप फॉलो कर लीजिए और उसको लगाने लग जाइए। ठीक है, इससे आपके मीडियम चैप्टर्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट चैलेंज ये है कि जो हमारे वीक चैप्टर्स है उनको हम मीडियम में कैसे लेके आए। तो उसके लिए पिछले वाले वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे रहा हूं, उसमें हमने ये बताया था कि हम लोगों ने कौन सी बुक्स 11th-12th में यूज करी थी। आप सेम बुक्स रेफर कर सकते हैं एक एक चैप्टर को पढ़ने के लिए। इससे आपके सारे वीक चैप्टर्स जो हैं वो मीडियम कैटेगरी में आ जाएंगे। चलिए, ये हो गई बुक्स वगैरह की बात। अब देखते हैं कि आपको अपने डेली शेड्यूल में क्या करना चाहिए ताकि आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। ठीक है, अब जिस दिन आपका मॉक टेस्ट है, तो मैं आपको स्पेसिफिकली मॉक टेस्ट डे की बात बता रहा हूं। आप एक 3 घंटे का मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद उसका एनालिसिस करिए। अब देखिए, मैं आपको एक चीज अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मॉक टेस्ट को देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। और बहुत सारे बच्चों को सही तरीका मालूम नहीं होता है एनालाइज करने का। तो हम अगले वीडियो में एक स्पेसिफिक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि आप अपने मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करें ताकि आप अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। क्योंकि मॉक टेस्ट में बहुत सारी हिडन चीजें होती हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए, जो आपको इंप्रूव करने में मदद कर सकती हैं। अच्छा, अब जो बचा कुछ टाइम बचेगा मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के बाद, उसके बाद हमको अपने अगेन वही चीज, जितने बचे कुछ टाइम में मीडियम चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है और वीक चैप्टर्स को मीडियम में लेके आना है। तो यही हमें दिन का एनालाइज करना है। तो जिस दिन आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, उस दिन हमें वीक चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो एक काम कीजिए, आप वीक चैप्टर्स के शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स बनाइए, मतलब जिसमें आप इंपॉर्टेंट फार्मूलास, डायग्राम्स, टेबल्स, ये सब चीज़ें लिखें और उन फार्मूलेस को अपनी वॉल, वार्डरोब या इन सब चीज़ों पे चिपका लीजिए जहाँ पे आपकी नज़र हमेशा पड़ती है। तो इससे क्या है, आपको फार्मूलेस रिवाइज होते जाएंगे और आपकी थ्योरी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो अब आपको जो मीडियम चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहने हैं ताकि आप उनको पुश करके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में पहुंचा दें। देखिए, आज के माहौल में डेट्स तो किसी को भी पता नहीं कि कब कौन सी एग्जाम होगी, क्या होगी, कैसे होगी वगैरह। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को एनालाइज करें। आपके पास एक ऐसी डायनेमिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो किसी भी एग्जाम डेट के इंडिपेंडेंट हो। तो आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी देख के ऐसा ही लगा होगा कि ये स्ट्रैटेजी सेल्फ इंप्रूव करने में मदद करेगी, आपको अपने आप से ही फाइट करवाएगी और इंप्रूव करवाएगी। और देखिए, कहीं पे भी वीक बाय वीक स्ट्रैटेजी में एग्जाम डेट का कोई जिक्र ही नहीं है। आप जितना जल्दी सारे चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में ले आएंगे, उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और देखिए, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते रहेंगे तो फिर कोई भी रोक नहीं सकता आपको अच्छा परफॉर्म करने से। तो यही था हमारा 10Q चैलेंज की तरफ से डायनेमिक स्ट्रैटेजी।
किसी ने यार सच ही कहा है, जहाँ सब फेल हो जाते हैं ना, वहाँ पे एक इंजीनियर सॉल्यूशन लेके जरूर पहुँच जाता है। तो तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एक ऐसे सफर पे चल पड़िए जहाँ के बाद की दुनिया आपको अपने ही जैसे और भी शार्प माइंड्स के साथ पढ़ने का मौका देगी और साथ ही साथ आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता।